Hello student, how are you? I am Shahid Khan and you are watching my YouTube channel Chem Galaxy with Shahid. So today we will discuss our interview session in session number 7, in which we discuss about surface chemistry and atomic structure. Okay. So first question is the question will ask in this session will be what is absorption and adsorption, what is adsorbent and adsorbate, what is sorption and desorption, what is positive adsorption and negative adsorption, what is physical adsorption and chemical adsorption, what are colloids, what is peptidization, what are property of colloidal solution, what is coagulation or flocculation, what is a flocculation value, explain the term gold number, what are surfactants, explain emulsion, gel and sol, what is catalyst, its type, explain the following terms जिसमें isotopes, isotones, isobars, nuclear isomers, isoester, isoelectronic species, and after that what are degenerate and non-degenerate orbitals, rules followed in electronic configuration, differentiate between orbit and orbital, explain the term occlusion, explain the factor affecting adsorption, process and catalyst used in adsorption, differentiate between true solution, colloidal solution and suspension, what is Zeeman effect and Stark effect, justify cathode rays are material particle with negative charge, differentiate between slow and fast neutrons, what is atomic emission spectrum and atomic absorption spectrum. ये हो गए, ये ऐसे गलत हो गई. Comment on velocity of electrons and lower and higher orbital. Okay, lower orbital velocity of electron क्या होगी और higher में क्या होगी. What are X-rays? What is important of Mosley, straight Pauli exclusion principle? What is N plus L rule? Comment on the size of helium and hydrogen atom. Okay. What are products of decay of neutron, explain properties of neutron, what is spectrum. ठीक है. सो ये सारे क्वेश्चन जो हैं आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे इंशाल्लाह. एक लेंथी सेशन होगा विच विल इंक्लूड सरफेस केमिस्ट्री, एटॉमिक स्ट्रक्चर एंड सॉल्यूशन. सो लेट्स स्टार्ट. व्हाट इज एब्जॉर्प्शन एंड एडसॉर्प्शन. दो वर्ड है, एक है एब्जॉर्प्शन और एक क्या है एडसॉर्प्शन. एडसॉर्प्शन जो एडी से स्टार्ट होता है, ये क्या होता है? द फिनोमिना ऑफ हायर कंसंट्रेशन ऑफ मॉलिक्यूलर स्पीशीज एडसॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ अ सॉलिड. कि जब आपके पास मॉलिक्यूलर स्पीशीज़ जिसमें गैसेस या लिक्विड्स होती हैं, ये सॉलिड सरफेस के ऊपर आके क्या होती है? अटैच होती है. इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन बोलते हैं. और एब्जॉर्प्शन क्या होती है? जब कोई चीज़ उस सरफेस के अंदर जाती है. कि यूनिफॉर्म डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गैस और लिक्विड मॉलिक्यूल थ्रू आउट द बॉडी ऑफ द सॉलिड. कि सॉलिड की पूरी बॉडी में थ्रू आउट हमारे पास सॉलिड या लिक्विड के जो मॉलिक्यूल्स है, वो अगर उनकी डिस्ट्रीब्यूशन हो जाए, वो सरफेस के अंदर चले जाए, तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ठीक है, दोनों में डिफरेंस रखना है जी. नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहते हैं व्हाट इज़ एडसॉर्बेंट एंड एडसॉर्बेट. एडसॉर्बेंट क्या होता है? एडसॉर्बेंट इज़ द सरफेस ऑन विच एडसॉर्प्शन अकर. जहाँ पे एडसॉर्प्शन होती है उस सरफेस को हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्बेंट बोलते हैं. और एडसॉर्बेट क्या होते हैं? द स्पीशीज विच इज़ एडसॉर्ब. क्या मतलब ये बेटा, जस्ट अ मिनट. ये आपके पास सरफेस है, अगर इसके ऊपर इस तरह आके चीज़ें अटैच हों तो इनको हम क्या बोलते हैं? एडसॉर्प्शन बोलते हैं. मगर जब कोई चीज़ इनके अंदर चले जाए तो उसको एब्जॉर्प्शन बोलते हैं. ये बात तो होगी. अब यहाँ पे ये एक सरफेस है, ठीक है, जिसके ऊपर आके एब्जॉर्प्शन होनी है. ठीक है, जिस सरफेस के ऊपर एड्सॉर्प्शन होती है उसको हम क्या बोलते हैं? एड्सॉर्बेंट बोलते हैं. और जो चीज़ कोई गैस या लिक्विड आपके पास जो एड्सॉर्ब हो रहा है उसको हम क्या बोलेंगे? एड्सॉर्बेट बोलेंगे. स्पीशीज़ विच इज़ एड्सॉर्ब, उसको एड्सॉर्बेट बोलते हैं जी. ठीक है, तो इन टर्म्स का ख्याल करना है.
व्हाट इज़ जॉब्शन एंड डिजॉब्शन, जॉब्शन क्या होती है और डिजॉब्शन क्या होती है। जॉब्शन क्या होती है, व्हेन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ टेक्स प्लेस साइमल्टेनियसली एंड आर नॉन डिस्टिंग्विशेबल द टर्म एब्जॉर्प्शन इज़ यूज, कि जब किसी सरफेस के ऊपर एड्जॉर्प्शन भी हो रही हो, एड्जॉर्प्शन इज़ अ सरफेस फिनोमेना, और उसी के ऊपर एब्जॉर्प्शन भी हो रही हो, दोनों काम एक साथ हो रहे हो साइमल्टेनियसली, और हम दोनों को डिफ्रेंशिएट ना कर सके, इस टाइम इस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे, जॉब्शन, कि वन एड्जॉर्प्शन एंड एब्जॉर्प्शन बोथ अकर साइमल्टेनियसली द प्रोसेस इज कॉल्ड जॉब्शन। और डिजॉब्शन क्या होती है, इसका रिवर्स ऑफ एड्जॉर्प्शन इज कॉल्ड डिजॉब्शन। ठीक है, कि जब मालिक्यूल लीव कर जाएं सरफेस से तो उसको हम क्या बोलते हैं, डिजॉर्प्शन बोलते हैं। तो इन टर्म्स का भी आपने ख्याल रखना चाहिए। ये तो अभी हमने नहीं बात की। जॉब्शन एंड डिजॉब्शन, व्हाट इज जॉब्शन एंड डिजॉब्शन, इसकी बात हमने कर ली। व्हाट इज़ पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन एंड नेगेटिव एड्जॉर्प्शन। अब एड्जॉर्प्शन जो है वो दो टाइप की होती है, एक पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होती है, एक नेगेटिव एड्जॉर्प्शन होती है। अब ये किस बेस पे हम बात करते हैं। अब आपके पास ये एक सरफेस है, ठीक है, कोई सॉलिड सरफेस है, यहाँ पे एड्जॉर्प्शन हो रही है। ठीक है, जो एड्जॉर्प्शन हो रही है, जो स्पीशीज़ एड्जॉर्ब हो रही है उसको हम क्या बोलते थे, पहले नाम दिया था एड्जॉर्बेट बोला था। ठीक है, अगर कंसनट्रेशन ऑफ एड्जॉर्बेट इज़ मोर ऑन द सरफेस, ठीक है, ये सरफेस के ऊपर इसकी कंसनट्रेशन ज़्यादा है तो ये पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन होगी। और मोर इन द बल्क ऑफ दिस एड्जॉर्बेंट, कि एड्जॉर्बेंट की बल्क में, मसलन इसके अगर अंदर कंसनट्रेशन ज़्यादा है किसकी, एड्जॉर्बेट की, तो फिर हम क्या बोलेंगे, ये नेगेटिव एड्जॉर्प्शन है। मसलन किसी सॉलिड सरफेस के अंदर चली गई है, मालिक्यूल अंदर चले गए हैं, तो उसको हम क्या बोलेंगे, नेगेटिव एड्जॉर्प्शन बोलेंगे। और अगर सरफेस के ऊपर हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, पॉजिटिव एड्जॉर्प्शन बोलेंगे जी। अच्छा, उसके बाद है व्हाट आर कोलाइड्स, कोलाइड्स क्या होते हैं। कोलाइड्स क्या होते हैं, ये बेसिकली सॉल्यूशन से टॉपिक ये उठाए हुए। कोलाइड्स बेसिकली तीन आपके पास वो होते हैं, कोलाइड्स होते हैं, सॉल्यूशन होते हैं, जेल्स होती है। चले हम ट्रू सॉल्यूशन या आपके पास वो सस्पेंशन वगैरह होती है। हम कोलाइड्स की बात करते हैं। ये फाइनली डिवाइडेड पार्टिकल ऑफ ए सब्सटेंस विद डायमीटर लेंथ बिटवीन 1 to 100 नैनोमीटर, कि जब पार्टिकल का साइज़ कितना होगा, 1 to 100 नैनोमीटर होगा, ठीक है, इतने पार्टिकल साइज़ होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे, कोलाइड बोलेंगे। ठीक है, कोलाइडल सॉल्यूशन बोलेंगे या कोलाइडल बोलेंगे। इसमें दो फेज़ होते हैं, एक डिस्पर्स फेज़, ठीक है, और एक क्या होता है, डिस्पर्जन मीडियम होता है। डिस्पर्स फेज़ का क्या मतलब होता है कि जो कोलाइड के पार्टिकल होते हैं सॉल्यूशन में उसको डिस्पर्स फेज़ बोलते हैं। ठीक है, और ये डिसकंटिन्यूस फेज़ होते हैं। और डिस्पर्जन मीडियम जो होता है, ये बाकी आपके पास सॉल्वेंट वगैरह होते हैं उसको डिस्पर्जन मीडियम बोलते हैं, और वो क्या होते हैं, कंटिन्यूस होते हैं। अब आपके पास कोलाइडल भी दो टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं लायोफिलिक कोलाइड्स और एक क्या होते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स। ठीक है, लायोफिलिक कोलाइड्स क्या होते हैं, जिनकी क्या होती है, ग्रेट एफिनिटी होती है किसके साथ, विद डिस्पर्जन मीडियम। जो डिस्पर्जन मीडियम है, जो सॉल्वेंट, उनके साथ इनकी एफिनिटी ज़्यादा हो तो उसको लायोफिलिक कोलाइड्स बोलते हैं। और ये क्या होते हैं, रिवर्सिबल इन नेचर होते हैं। ठीक है, रिवर्स कर सकते हैं। और लायोफोबिक कोलाइड्स क्या होते हैं, जिनकी एफिनिटी कम हो किसके साथ, डिस्पर्जन मीडियम के साथ, तो उनको हम क्या बोलते हैं, लायोफोबिक कोलाइड्स। और ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल होते हैं। इनके बारे में ये थोड़ी सी बातें याद रखनी है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ पेप्टाइजेशन। पेप्टाइजेशन क्या होती है जी। पेप्टाइजेशन क्या होती है आपके पास, कि कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रिसिपिटेट इनटू कोलाइडल बाय द एडिशन ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, कि मसलन आपके पास क्या बन गई है, कोई पीपीटी बन गई है, कोई सॉलिडिफिकेशन हो गई है, इसमें आप क्या करते हो, कोई इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, इलेक्ट्रोलाइट डालते हो, इसकी स्पेसिफिक अमाउंट डालते हो। ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रोलाइट डालते हो तो ये क्या होते हैं, ये जो पीपीटी है ये दोबारा किस फॉर्म में चले जाते हैं, कोलाइडल फॉर्म में।
तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। कि कन्वर्जन ऑफ फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट इनटू कोलाइडल बाय द एडिशन ऑफ स्पेसिफिक इलेक्ट्रोलाइट, उसको हम क्या बोलते हैं, पेप्टाइजेशन बोलते हैं। अब आपके पास सेलुलोज नाइट्रेट, ये एक प्रेसिपिटेट है, इसको हम पेप्टाइज करते हैं किससे, बाय ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। ऑर्गेनिक सॉल्वेंट इसमें इलेक्ट्रोलाइट का काम करता है, फॉर एग्जांपल इथाइल अल्कोहल, और फिर क्या बनाते हैं, कोलोडियन बनाते हैं, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है व्हाट आर प्रॉपर्टीज़ ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। कोलाइडल सॉल्यूशन की क्या प्रॉपर्टीज़ है, तो याद रखें पहली बात, ये होमोजीनियस होता है या हेट्रोजीनियस होता है, दिस इज़ ए हेट्रोजीनियस करैक्टर, ठीक है, ये हेट्रोजीनियस होता है, होमोजीनियस नहीं होता। और इसकी क्या होती हैं, कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ का पता है ना, कि जो डिपेंड करती है नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल या सॉल्वेंट पार्टिकल्स की वजह से, लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है। पहली प्रॉपर्टी मैंने बताई, ये हेट्रोजीनियस है, दूसरी इनकी कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़ होती है, और ये ब्रोनियन मोशन कर सकता है, ठीक है। और ब्रोनियन मोशन है ना, जिग-जैग मूवमेंट ऑफ मॉलिक्यूल, इसका ब्रोनियन मोशन, ठीक है। और इसके अलावा क्या होता है, इलेक्ट्रोफोरेसिस भी इसकी हो सकती है, ठीक है, बाय मीन्स ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इसको आप इनके पार्टिकल्स को अलग कर सकते हैं, ठीक है। और इसका टिंडल इफेक्ट भी होता है, ये टिंडल इफेक्ट भी शो करते हैं। मसलन जब लाइट इससे पास करते हैं तो वो क्या होती है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट हो जाती है, और ठीक है। तो ये सारी आपके पास क्या हैं, प्रॉपर्टीज़। मैं दोबारा काउंट कर दे, पहले बात हेट्रोजीनियस, दूसरी ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी कंटेन करता है, तीसरी ब्रोनियन मोशन हो सकती है, चौथी इलेक्ट्रोफोरेसिस इसकी हो सकती है, पांचवी ये टिंडल इफेक्ट शो करता है। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज़ ऑफ क्या है, कोलाइडल सॉल्यूशन। आपके पास एयर वगैरह भी कोलाइड्स के तौर पे काम करती है, इस वजह से जो लाइट स्कैटर होती है और जो आपके पास स्काई का कलर है वो आपको ब्लू नज़र आते हैं, ओके। व्हाट इज़ कोगुलेशन एंड और फ्लोकुलेशन। फ्लोकुलेशन या कोगुलेशन क्या होती है, तो कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन आपके पास क्या होती है कि चेंज ऑफ स्टेट फ्रॉम कोलाइडल टू सस्पेंडेड फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ ए इलेक्ट्रोलाइट। क्या आपके पास कोई कोलाइड है, कोलाइडल फॉर्म में, इसमें आप क्या करें, कोई इलेक्ट्रोलाइट ऐड करें, तो ये आपके पास क्या हो जाए, ये आपके पास आपके पास स्टेट ही चेंज हो जाए। क्या मतलब, आपके पास सॉल्यूशन ना रहे, आपके पास क्या बने, सस्पेंशन बन जाए, या सस्पेंशन बन जाए। सस्पेंशन क्या होती है, जो आपके पास जैसे सैंड आप वाटर में डाल दो कि दोनों फेज़ अलग होते हैं, मसलन होमोजीनियस नहीं होता, ठीक है। एक मसलन एक जगह पे पार्टिकल ज़्यादा होते हैं, दूसरी जगह कम। द चेंज ऑफ स्टेट फ्राम कोलाइडल टू सस्पेंडेड फॉर्म बाय द एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, इसको हम क्या बोलते हैं, कोगुलेशन या फ्लोकुलेशन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ फ्लोकुलेशन वैल्यू। तो फ्लोकुलेशन वैल्यू क्या है, मिनिमम कंसंट्रेशन ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट विच इज़ रिक्वायर्ड टू काज फ्लोकुलेशन ऑफ ए सोल्यूशन इन मिलीमोल पर लीटर, ठीक है। कि आपके पास इलेक्ट्रोलाइट की जो मिनिमम क्वांटिटी है जो आपको रिक्वायर्ड होती है किसके लिए, टू काज फ्लोकुलेशन, ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं, कि सोल्यूशन फ्लोकुलेशन काज करने के लिए उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लोकुलेशन वैल्यू बोलते हैं। नेक्स्ट एक्सप्लेन द टर्म गोल्ड नंबर। गोल्ड नंबर क्या है, द अमाउंट ऑफ प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स इन मिलीग्राम दैट प्रिवेंट्स कोगुलेशन ऑफ 10 ml ऑफ ए रेड गोल्ड सोल्यूशन ऑन एडिंग 1 ml ऑफ 10% सोल्यूशन ऑफ NaCl, इसको गोल्ड नंबर बोलते हैं। अब प्रोटेक्टिंग कोलाइड्स क्या होते हैं, मसलन किसी भी आपके पास जो कोलाइड्स है उसको हम प्रिवेंट करते हैं फ्रॉम कोगुलेशन या कोगुलेशन से प्रिवेंट करने के लिए जो इलेक्ट्रोलाइट वगैरह या लायोफिलिक कोलाइड्स सोल्यूशन हम उसमें ऐड करते हैं उसको प्रोटेक्टिंग कोलाइड बोलते हैं। अब कितनी अमाउंट में प्रोटेक्टिंग कोलाइड चाहिए मिलीग्राम में ना, जो किसी कोलाइड्स की क्या करे, प्रिवेंट करे कोगुलेशन को, तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसका गोल्ड नंबर बोलेंगे, ठीक है। मिलीग्राम ऑफ प्रोटेक्टिंग कोलाइड रिक्वायर्ड टू प्रिवेंट कोगुलेशन ऑफ 10 ml,
ऑफ रेड गोल्ड सोल्यूशन या कोई भी आपके पास सोल्यूशन है जिसकी मसलन कोगुलेशन से वो प्रोटेक्ट कर सके कोई इलेक्ट्रोलाइट या कोलाइट, तो उसको हम क्या बोलेंगे, गोल्ड नंबर बोलेंगे। नेक्स्ट है व्हाट आर सरफेक्टेंट्स। सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं? सरफेक्टेंट्स बोलते हैं सरफेस एक्टिव एजेंट्स को। तो सरफेक्टेंट्स क्या होते हैं? बेसिकली सरफेस एक्टिव एजेंट्स होते हैं जो कि क्या करते हैं, सरफेस टेंशन ऑफ ए लिक्विड या वाटर को वो क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं। ऐसे सब्सटेंस को हम क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट्स बोलते हैं। जैसे डिटर्जेंट है, सोप है, ठीक है। अब इसमें दो टाइप होती है, एनायनिक सरफेक्टेंट्स भी होते हैं और कैटायनिक सरफेक्टेंट्स भी होते हैं। एनायनिक सरफेक्टेंट जिसमें आपके पास क्या है, नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, ऑर्गेनिक पार्ट के ऊपर, और कैटायनिक सरफेस जिसमें ऑर्गेनिक पार्ट के ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज। इसको हम क्या बोलते हैं, सरफेक्टेंट्स बोलते हैं जी। ओके, एक्सप्लेन इमल्जन, जेल एंड सॉल्यूशन। इमल्जन क्या होती है, जेल क्या होती है और सॉल्यूशन क्या होते हैं, इसको एक्सप्लेन करें। तो इमल्जन क्या होती है? इमल्जन अगर आसान वर्ड में हम बात करें, द कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ द इमिसिबल लिक्विड इज कॉल्ड इमल्जन। जैसे ऑयल इन वाटर इज एग्जांपल ऑफ इमल्जन, ठीक है। तो इमल्जन इसको बोलते हैं। इसी तरह आपके पास सॉल्यूशन क्या होती है, होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू आर मोर देन टू कंपोनेंट्स इज कॉल्ड सॉल्यूशन, ठीक है, उसको हम सॉल्यूशन बोलते हैं। और जेल क्या होती है, ए लिक्विड इज़ डिस्पर्स इन ए सॉलिड। जब कोई लिक्विड सॉलिड में क्या करें, डिस्पर्स कर लें, तो उससे जो चीज़ बनती है उसको क्या बोलते हैं, जेल बोलते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ थिक्सोट्रॉपी। थिक्सोट्रॉपी क्या होती है? एक न्यू टर्म है थिक्सोट्रॉपी। ऑन मैकेनिकल शेकिंग जेल्स लिक्विफाई एंड चेंज टू सॉल्यूशन, कि जब हम जेल को क्या करते हैं, शेक करते हैं, तो वो लिक्विफाइड हो जाती है, लिक्विड स्टेट में चेंज होती है और सॉल्यूशन बन जाते हैं। वाइल सॉल्व्स ऑन स्टैंडिंग चेंज बैक टू दी जेल। जब इसको फिर छोड़ते हैं तो दोबारा आपके पास क्या बनती है, जेल बन जाती है। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी। मसलन आपके पास जेल है, उसको मैकेनिकल शेकिंग करें, आप सही शेक करते जाएं, तो वो लिक्विड फॉर्म में क्या होती है, चेंज हो जाती है और सॉल्व बना देती है, ठीक है, सॉल्यूशन वगैरह बना देती है। अब इसी सॉल्यूशन को जब आप क्या करते हैं, कुछ टाइम के लिए विदाउट शेकिंग आप रखें, तो दोबारा जेल में क्या होती है, कन्वर्ट होती है। इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, थिक्सोट्रॉपी बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ कैटलिस्ट, इट्स टाइप। कैटलिस्ट क्या होता है और इसकी टाइप्स क्या होती है। कैटलिस्ट क्या होता है कि कोई भी आपके पास स्पीशीज़ विच अल्टर द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शंस, या एनी सब्सटेंस विच अल्टर द रेट ऑफ ए विच चेंज द रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन इज़ कॉल्ड कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट पॉजिटिव भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं। पॉजिटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्पीड अप द रिएक्शन, और नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करते हैं, स्लो डाउन द रिएक्शन। और इसी तरह इसमें एक टर्म होती है ऑटो कैटालिसिस, कि वन ऑफ द प्रोडक्ट फॉर्म इन द रिएक्शन एक्ट एज ए कैटलिस्ट। ऐसे रिएक्शन जिसमें प्रोडक्ट कोई फॉर्म हो वही कैटलिस्ट के तौर पे काम करे, ऐसे रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, ऑटो कैटालिसिस बोलते हैं, ठीक है। इसी तरह इसमें इससे रिलेटेड टर्म्स आपके पास प्रोमोटर्स या इनहिबिटर्स होते हैं, ठीक है। प्रोमोटर क्या होते हैं, सब्सटेंस विच प्रोमोट द एक्टिविटी, ठीक है, और इनहिबिटर क्या होते हैं, सब्सटेंस विच डिक्रीज द एक्टिविटी ऑफ ए कैटलिस्ट, ठीक है। अच्छा, कैटलिस्ट कैसे रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं पूछा जाए तो हम कह सकते हैं कि कैटलिस्ट क्या करते हैं, डिक्रीज़ करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को और पाथवे ऑफ रिएक्शन को चेंज करते हैं। इसी तरह एक टाइप होती है एंजाइम कैटालिसिस। एंजाइम कैटालिसिस क्या होते हैं, जिसमें एंजाइम एक्ट एज ए कैटालिस्ट, ठीक है। ये बायोलॉजिकल कैटालिस्ट होते हैं और हाईली एफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और इनकी प्रॉपर्टीज़ आपको पता है, हाईली स्पेसिफिक इन देयर कैटालिटिक एक्शन, हाईली सेंसिटिव टू टेम्परेचर, हाईली सेंसिटिव टू एसिडिटी और बेसिडिटी ऑफ द सॉल्यूशन। कौन, एंजाइम कैटालिस्ट। तो इस बारे में आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म, आइसोटोप, आइसोटोन, आइसोबार, न्यूक्लियर आइसोमर्स, आइसोएस्टर, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। इन सारी टर्म्स को एक्सप्लेन करें जी। तो पहली टर्म है हमारे पास आइसोटोप्स। आइसोटोप क्या होते हैं, स्पीशीज़ हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट मास नंबर, उसको हम क्या बोलते हैं, आइसोटोप्स बोलते हैं। इसी तरह नेक्स्ट है हमारे पास आइसोटोन। आइसोटोन क्या होते हैं, स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन। उसके बाद क्या होते हैं, आइसोबार। आइसोबार क्या होते हैं, हमारे पास स्पीशीज़ हैविंग सेम मास नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर आर कॉल्ड आइसोबार। उसके बाद न्यूक्लियर आइसोमर्स। न्यूक्लियर आइसोमर्स क्या होते हैं बेटा, कि स्पीशीज़ हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, सेम मास नंबर, डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज, उसको हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियर आइसोमर्स। कि स्पीशीज़ हैविंग सेम एटॉमिक नंबर एंड सेम मास नंबर बट
डिफरेंट रेडियो एक्टिव प्रॉपर्टीज़, उसको न्यूक्लियर आइसोमर्स बोलेंगे। और उसके बाद आइसोएस्टर है कि मालिक्यूल्स कंटेनिंग सेम नंबर ऑफ एटम्स, सेम टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज़। फॉर एग्जांपल कार्बन डाइऑक्साइड एंड N2O, इसमें सेम नंबर ऑफ एटम एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक है। तो इस तरह के स्पीशीज़ को हम क्या बोलते हैं, आइसोएस्टर बोलते हैं। और एक होता है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ के स्पीशीज़ हैविंग सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, उस जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और N2O, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड और साइनाइड, ऑक्सीजन -2 और मैग्नीशियम +2, ये सारी आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज़ है जिनमें सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इन सारी टर्म्स का आपको हाव नो होनी चाहिए। ओके, नेक्स्ट है व्हाट आर डीजनरेट एंड नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स, कि डीजनरेट और नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल्स क्या होते हैं, इसके बारे में बात करें। तो डीजनरेट ऑर्बिटल क्या होते हैं, द ऑर्बिटल हैविंग सेम एनर्जी आर कॉल्ड डीजनरेट ऑर्बिटल, वाइल द ऑर्बिटल हैविंग डिफरेंट एनर्जी आर कॉल्ड नॉन डीजनरेट ऑर्बिटल। तो इसमें ख्याल रखना चाहिए। रूल्स फॉलोड इन इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन, तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में बेसिकली 3 रूल्स हम फॉलो करते हैं। पहला हमारे पास क्या है, ऑफ प्रिंसिपल, कि ऑन दी बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग एनर्जी लेवल आप क्या करें, इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करें। दूसरा है हुंस रूल, कि अगर आपके पास क्या हो, आपके पास डीजनरेट ऑर्बिटल अवेलेबल हो तो विदाउट पेयरिंग आप क्या करें, प्रेफर करें कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन आपके पास उन ऑर्बिट में रहें, ठीक है, ऑर्बिटल में रहें। और थर्ड आपके पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल के इन एन ऑर्बिटल नो टू इलेक्ट्रॉन विद सेम स्पिन कैन बी पॉसिबल। तो ये 3 रूल्स जो हैं इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में फॉलो होते हैं जी। ओके, डिफरेंशिएट बिटवीन ऑर्बिट एंड ऑर्बिटल, दोनों में क्या डिफरेंस है ऑर्बिट और ऑर्बिटल में। तो बेटा ऑर्बिट क्या होता है, ऑर्बिट एनर्जी लेवल या शेल, ये एक ही बात है कि ऑर्बिट इज़ द पाथवे वेयर इलेक्ट्रॉन स्पिन, के पाथवे जहाँ पे इलेक्ट्रॉन स्पिनिंग करते हैं, मूव करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। और ऑर्बिटल क्या बोलते हैं कि ये वो पॉइंट होते हैं जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग एन इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम, कि जहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज़ मैक्सिमम हो उसको हम क्या बोलते हैं, ऑर्बिटल बोलते हैं जी। एक्सप्लेन द टर्म ओक्लूजन। ओक्लूजन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म, कि द एड्जॉर्प्शन ऑफ गैसेस ऑन द सरफेस ऑफ मेटल इज़ नोन एज ओक्लूजन, के एड्जॉर्प्शन हो गैसेस की किसके ऊपर, मेटल सरफेस की, उसको हम क्या बोलते हैं, ओक्लूजन बोलते हैं। तो एग्जांपल अगर पूछे जाए तो आप जैसे हाइड्रोजनेशन में आप क्या करते हैं, प्लेडियम या निकल लेते हैं, ये मेटल्स होती हैं, और साथ हाइड्रोजन उनकी सरफेस पे जाके एड्जॉर्ब होते हैं, तो तब रिएक्शन होता है। तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, ओक्लूजन बोलते हैं जी। नेक्स्ट है एक्सप्लेन द फैक्टर अफेक्टिंग एड्जॉर्प्शन, कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो एड्जॉर्प्शन को क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं। पहला है नेचर ऑफ गैस आर एड्जॉर्बेंट, ठीक है। दूसरा आपके पास क्या है, इफेक्ट ऑफ प्रेशर। तीसरा क्या है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इसी तरह सरफेस एरिया ऑफ एड्जॉर्बेंट, एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट। इसी तरह ये सारे आपके पास क्या है, फैक्टर्स हैं जो कि क्या करते हैं, इफेक्ट करते हैं किसको, एड्जॉर्प्शन को, ठीक है। कि नेचर ऑफ गैस या एड्जॉर्बेंट की अगर हम बात करें, जितना आपके पास पोलर गैस होगी उसकी एड्जॉर्प्शन ज़्यादा। प्रेशर की बात करें, जितना प्रेशर ज़्यादा होगा एड्जॉर्प्शन ज़्यादा। टेम्परेचर की बात करें तो इसके साथ एड्जॉर्प्शन का इन्वर्स रिलेशन है, जितना टेम्परेचर ज़्यादा एड्जॉर्प्शन कम होगी। सरफेस एरिया की बात करें तो जितना सरफेस एरिया ज़्यादा होगा तो ज़्यादा आपके पास एब्जॉर्प्शन होगी, ठीक है। एक्टिवेशन ऑफ सॉलिड एड्जॉर्बेंट करें, जितना सॉलिड एड्जॉर्बेंट ज़्यादा एक्टिव होंगे इतने ही आपके पास एड्जॉर्प्शन ज़्यादा होगी। तो इन फैक्टर्स का ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट है प्रोसेस एंड कैटलिस्ट यूज़ इन एड्जॉर्प्शन। कौन कौन से कैटलिस्ट किन किन प्रोसेस में यूज़ होते हैं, एड्जॉर्प्शन में कौन कौन से कैटलिस्ट यूज़ होते हैं। तो मैंने पहले ही बताया था कि जो इंपॉर्टेंट कैटलिस्ट है और जो इंपॉर्टेंट प्रोसेस हैं, किस प्रोसेस में कौन सा कैटलिस्ट यूज़ होते हैं, इसकी एक शीट सी बना लें, आपको बड़ा फ़ायदा होगा। जैसे पहला प्रोसेस है हमारे पास हेबर प्रोसेस, इसमें अमोनिया की प्रिपरेशन करते हैं। अब इसमें कैटलिस्ट कौन सा यूज़ होता है, फाइनली डिवाइडेड आयरन यूज़ होते हैं, ठीक है। और मोलिब्डेनियम जो है प्रोमोटर के तौर पे यूज़ होते हैं। कंडीशन आपको रिएक्शन की पता होनी चाहिए, 200 एटमॉस्फेरिक प्रेशर और 450 से 500 डिग्री क्या होते हैं, टेम्परेचर होते हैं। इसी तरह एक और प्रोसेस है ऑसवाल्ड प्रोसेस, इसमें हम क्या बोलते हैं, नाइट्रिक एसिड को हम क्या करते हैं, उसकी प्रिपरेशन करते हैं। और उसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होते हैं वो प्लेटिनाइज एस्बेस्टॉस यूज़ होते हैं और टेम्परेचर 300 डिग्री हमें रिक्वायर्ड होते हैं। इसी तरह लेड चैम्बर प्रोसेस है फॉर द मैन्युफैक्चर ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड,
तो इसमें हम क्या करते हैं, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, इसको हम एज ए कैटलिस्ट यूज़ करते हैं। नेक्स्ट एक प्रोसेस है बेटा कॉन्टैक्ट प्रोसेस। सल्फ्यूरिक एसिड की मैन्युफैक्चरिंग के लिए ये प्रोसेस होता है और इसमें हम जो कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो प्लेटिनाइज्ड एस्बेस्टॉस या फिर वेनेडियम पेंटाऑक्साइड यूज़ करते हैं और टेम्परेचर जो रखते हैं वो 400 डिग्री से 450 रखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है क्या, डेकन प्रोसेस। इसमें हम क्या करते हैं, क्लोरीन की मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और इसमें जो कैटलिस्ट होता है बेटा वो कुप्रिक क्लोराइड होते हैं CuCl2 और टेम्परेचर 500 डिग्री होते हैं। नेक्स्ट आपके पास क्या है, बॉश प्रोसेस। इसमें हाइड्रोजन को मैन्युफैक्चर करते हैं, ठीक है, और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और क्रोमिक ऑक्साइड इसमें प्रोमोटर के तौर पे काम करते हैं। टेम्परेचर 400 से 600 डिग्री होता है। इसी तरह सिंथेसिस ऑफ मेथनॉल, मेथनॉल बनाने के लिए जो हम कैटलिस्ट यूज़ करते हैं वो जिंक ऑक्साइड होता है प्लस क्रोमिक ऑक्साइड इसमें प्रोमोटर का काम करते हैं। प्रेशर इसमें 200 एटमॉस्फेयर और टेम्परेचर 250 होता है। इसी तरह हाइड्रोजनेशन ऑफ वेजिटेबल ऑयल्स, इसमें निकल को यूज़ करते हैं और कॉपर प्रोमोटर के तौर पे यूज़ हो सकता है। टेम्परेचर 150 से 200 और प्रेशर हाई होता है। मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इथाइल अल्कोहल बाय फर्मेंटेशन ऑफ मोलेसिस, तो इसमें हम इन्वर्टेज एंजाइम को कैटलिस्ट यूज़ करते हैं और जाइमेज एंजाइम को यूज़ करते हैं। जाइमेज ये यीस्ट वगैरह से हमें मिलते हैं। टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री और आपके पास 2 to 3 डेज़ का टाइम इस पर रिक्वायर्ड होता है जी। मैन्युफैक्चर ऑफ इथाइल अल्कोहल फ्राम स्टार्च, स्टार्च से जब हम अल्कोहल को प्रिपेयर करते हैं तो जर्मिनेटेड बार्ले डायस्टेज एंजाइम और इसी तरह डायस्टेज एंजाइम एज ए कैटलिस्ट और टेम्परेचर 50 डिग्री से 60 डिग्री रिक्वायर्ड होते हैं। ओके, इसी तरह आपके पास मैन्युफैक्चर ऑफ एसिटिक एसिड फ्राम इथाइल अल्कोहल, तो माइकोडर्मा एसिटाई ये आपके पास कोई एंजाइम में यूज़ होता है और टेम्परेचर 25 डिग्री से 30 डिग्री रिक्वायर्ड होता है जी। बर्जियस प्रोसेस फॉर द सिंथेसिस ऑफ पेट्रोल फ्राम कोल और इसमें जो कैटलिस्ट यूज़ होता है वो फेरिक ऑक्साइड Fe2O3 और टेम्परेचर 475 डिग्री होता है। इनका आपने ख्याल रखना है, ये चंद एक लिस्ट बना देनी है इंपॉर्टेंट वाले, जैसे बर्जियस प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, कॉन्टैक्ट प्रोसेस इंपॉर्टेंट है, हैबर प्रोसेस, ऑसवर्ड, लेड चैम्बर, इसी तरह डेकन प्रोसेस है, ठीक है, बॉश प्रोसेस है, तो पता होना चाहिए। डिफ्रेंशिएट बिटवीन ट्रू सोल्यूशन, कोलाइडल सोल्यूशन एंड सस्पेंशन, इसमें क्या डिफरेंस है इसको बताएं जी। तो अगर नेचर की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन की नेचर क्या होती है, ये होमोजीनियस होते हैं। कोलाइडल सोल्यूशन क्या होते हैं, हेट्रोजीनियस, और सस्पेंशन भी आपके पास हेट्रोजीनियस। इसी तरह पार्टिकल साइज़ की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल साइज़ क्या होता है, लेस देन 1 नैनोमीटर, ठीक है, और कोलाइडल सोल्यूशन में क्या होता है, पहली भी बात होगी 1 से लेकर 100 नैनोमीटर, और सस्पेंशन में क्या होता है, मोर देन 100 नैनोमीटर के, 100 नैनोमीटर से ज़्यादा पार्टिकल का क्या होगा, साइज़ होगा। इसी तरह इफ़ेक्ट ऑफ ग्रेविटी ऑन पार्टिकल्स की बात करें तो सोल्यूशन में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता, इसका मतलब पार्टिकल्स डू नॉट सेटल। सिमिलरली कोलाइडल स्टेट जो होती है उसमें भी ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, उसमें भी पार्टिकल सेटल नहीं होते, मगर सस्पेंशन में पार्टिकल सेटल हो जाते हैं व्हेन सोल्यूशन इज़ लेफ्ट अनडिस्टर्ब, तो पार्टिकल नीचे बैठ जाते, ठीक है। फिल्टरेबिलिटी की बात करें तो सोल्यूशन आपके पास फ़िल्टर पेपर से पास हो जाता है अनचेंज, ठीक है, थ्रू फिल्टर पेपर, मसलन ये फ़िल्टर नहीं हो सकता। कोलाइडल स्पेस की बात करें तो पास अनचेंज थ्रू फिल्टर पेपर बट नॉट थ्रू एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन, वो चूँकि बारीक होती है तो उनसे पास नहीं हो सकता कोलाइड। और सोल्यूशन के बारे में ख्याल रखना है ट्रू सोल्यूशन के बारे में कि एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन से भी वो पास हो जाते हैं, ठीक है। और सस्पेंशन की बात करें तो डज़ नॉट पास थ्रू फिल्टर पेपर और एनिमल एंड वेजिटेबल मेम्ब्रेन, क्योंकि इसमें पार्टिकल साइज़ ज़्यादा होते हैं तो ये पास नहीं हो सकता, तो पार्टिकल्स फिल्टर पेपर के ऊपर रह जाते हैं। विजिबिलिटी की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन में पार्टिकल नज़र नहीं आते, इनविजिबल होते, और इसी तरह कोलाइडल में भी इनविजिबल होते हैं, ठीक है, और सस्पेंशन में पार्टिकल क्या होते हैं, विजिबल होते हैं। इसी तरह अपीयरेंस की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन क्लियर और ट्रांसपेरेंट होते हैं, कोलाइडल सोल्यूशन जनरली क्लियर एंड ट्रांसपेरेंट, और सस्पेंशन क्या होती है, ओपेक होती है, ठीक है। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी की बात करें तो ट्रू सोल्यूशन इफेक्ट करता है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को, कोलाइडल डज नॉट इफेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टीज़,
और सस्पेंशन डज नॉट इफेक्ट कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों इफेक्ट नहीं करते, ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी को ट्रू सोल्यूशन इफेक्ट। टिंडल इफेक्ट ट्रू सोल्यूशन नहीं शो करता, कोलाइडल सोल्यूशन एग्जिबिट करता है और सस्पेंशन भी शो नहीं करता। टिंडल इफेक्ट से हम कोलाइडल सोल्यूशन को पहचानते हैं। तो कोगुलेशन की बात करें, ट्रू सोल्यूशन और कोलाइडल सोल्यूशन कैन बी कोगुलेटेड बाय एडिंग सुटेबल इलेक्ट्रोलाइट्स, मगर जो सस्पेंशन है वो दे आर नॉट कोगुलेटेड। तो ये चंद एक इतने सारे याद रखने की ज़रूरत नहीं, मैंने सारे बताए, आपने 2-3 डिफरेंस याद, पार्टिकल याद कर लेना है, नेचर याद करनी है लिए, ठीक है, तो आपका इनफ है। ओके, व्हाट इज़ ज़ीमान इफेक्ट एंड स्टार्क इफेक्ट। ज़ीमान इफेक्ट क्या होते हैं और स्टार्क इफेक्ट क्या होते हैं? तो ज़ीमान इफेक्ट क्या होते हैं? इट इज़ द स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन टू सेवरल लाइन इन ए स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, कि जो स्पेक्ट्रल लाइंस होती हैं उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड में, इसको ज़ीमान इफेक्ट बोलते हैं। और स्टार्क इफेक्ट क्या होता है बेटा, कि स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं उस टाइम जो आपके पास क्या होती है, स्प्लिटिंग हो जाती है उसकी स्पेक्ट्रल लाइंस की, उसको हम क्या बोलते हैं, स्टार्क इफेक्ट बोलते हैं, ठीक है। तो ये दोनों बेसिकली क्या थी, शॉर्ट कमिंग ऑफ बोहर एटॉमिक थ्योरी थी, ये बात याद रखनी है। जस्टिफाई कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल विद नेगेटिव चार्ज। कैसे जस्टिफाई करेंगे कैथोड रेज आर मटेरियल पार्टिकल विद नेगेटिव चार्ज, कि कैसे जस्टिफाई करेंगे कि व्हेन ए स्मॉल पेडल व्हील इज प्लेस्ड इन द पाथ ऑफ कैथोड रेज दे कैन ड्राइव इट मींस दैट दीज रेज पोजेस मोमेंटम। दिस आल्सो शो दैट कैथोड रेज आर नॉट रेज बट मटेरियल पार्टिकल विच हैव डेफिनेट मास एंड वेलोसिटी, ठीक है। तो ये से तो इसका वो मटेरियल नेचर पता चल जाती है। अब चार्ज का कैसे पता चलेगा कि जब हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं तो दीज रेज विल बेंड टूवर्ड्स द पॉजिटिव प्लेट, तो इससे हमें पता चल जाता है कि इसके ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है। डिफरेंशिएट बिटवीन स्लो एंड फास्ट न्यूट्रॉन, कि स्लो न्यूट्रॉन क्या होते हैं और फास्ट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, इसमें डिफरेंशिएट करें। तो फास्ट न्यूट्रॉन क्या होते हैं, व्हेन न्यूट्रॉन आर यूज एज ए प्रोजेक्टाइल दे कैन कैरी आउट द न्यूक्लियर रिएक्शन, या इस तरह कर लें, ए फास्ट न्यूट्रॉन ये आप लोगों ने देख लेनी है कि फास्ट न्यूट्रॉन या स्लो न्यूट्रॉन की क्या स्पीड होती है ना, इसकी एक स्पीड होती है, वैल्यू होती है, उसकी बेस पे इसको क्या करते हैं, हम डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये फास्ट न्यूट्रॉन है या स्लो न्यूट्रॉन है। अब मेरे माइंड में नहीं आ रहा, तो इस तरह करूँगा, मैं ग्रुप में भेज दूँगा बाद में, ठीक है। अभी मैं आपको बता देता हूँ, वैसे इसके डिफरेंस बता देता हूँ कि फास्ट न्यूट्रॉन जो होते हैं इजेक्ट्स अल्फ़ा पार्टिकल फ्राम द न्यूक्लियस ऑफ नाइट्रोजन एटम एंड बोरान एटम इज़ प्रोड्यूस। कि आपके पास नाइट्रोजन एटम है, आपको पता है इसके एटॉमिक नंबर कितना होते हैं 7 और एटॉमिक मास कितना होते हैं 14, ठीक है। जब इसके साथ न्यूट्रॉन का वो रिएक्शन कराते हैं तो 0 एटॉमिक नंबर 1 मास नंबर, ठीक है। तो आपके पास क्या होता है बेटा, बोरान बन जाते हैं, ये 5 रह गया और ये 11, और यहाँ से क्या निकल गया, अल्फ़ा पार्टिकल, ये हीलियम का न्यूक्लियस होते हैं बेसिकली 2 और यहाँ पे 4। कि स्लो न्यूट्रॉन फास्ट न्यूट्रॉन जब नाइट्रोजन को हिट करते हैं तो बोरान प्रोड्यूस होते हैं और अल्फ़ा पार्टिकल निकल जाते हैं। अब इसी तरह स्लो न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं कि आपके पास जैसे कॉपर है, ठीक है, एटॉमिक नंबर 29 है और एटॉमिक मास क्या है 65 है। इसके साथ अगर स्लो न्यूट्रॉन आप क्या करते हैं, इसके ऊपर हिट कराते हैं तो ये क्या करेगा, ये उसको चेंज करेगा, कॉपर का मास बढ़ जाएगा 66, ठीक है, और यहाँ पे 29 और प्लस आपके पास बीटा पार्टिकल्स या इलेक्ट्रॉन यहाँ से एक निकल जाएगा, ठीक है। कि when slow moving neutron hit the copper metal then radiation are emitted, the radioactive copper is converted into zinc, ठीक है, by the emission of beta particles, ठीक है। कि ये आप कॉपर बन गई, ये रेडियोएक्टिव कॉपर है, ये आपके पास क्या होगी, जिंक में कन्वर्ट होगी और बीटा पार्टिकल यहाँ से क्या होगी, इमिट होंगे, और इसी इफेक्ट की वजह से इसको ट्रीटमेंट ऑफ कैंसर में भी हम यूज़ करते हैं। कहने का मकसद ये है कि आप ये भी कह सकते हैं कि जो फास्ट न्यूट्रॉन होते हैं वो मसलन एटॉमिक नंबर को डिक्रीज़ करते हैं, ठीक है, और स्मॉल वो बनाते हैं, एलिमेंट्स बनाते हैं, और फास्ट न्यूट्रॉन एटॉमिक नंबर को इंक्रीज़ करने के लिए यूज़ होते हैं। कि लोअर मेंबर से हायर मेंबर बनाने तो स्लो न्यूट्रॉन, हायर से लोअर बनाने तो फास्ट न्यूट्रॉन। अब इनकी स्पीड आपने ये देखनी है कि कितनी स्पीड वाले को स्लो या फास्ट न्यूट्रॉन बोलते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज़ AES एंड SES, ये क्या है?
तो ये बेसिकली एटॉमिक ये है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है, ठीक है, और ये क्या है, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, तो AAS होगा, ठीक है। एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, इसकी बात करें तो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम क्या होते हैं, स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर ब्राइट अगेंस्ट ए डार्क बैकग्राउंड, ठीक है, बिकॉज द एलिमेंट आर एमिटिंग द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, उसको हम एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम बोलेंगे। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या हो गया, स्पेक्ट्रल लाइंस अपीयर डार्क अगेंस्ट द ब्राइट बैकग्राउंड बिकॉज द एलिमेंट आर एब्जॉर्बिंग द कॉरस्पॉन्डिंग वेवलेंथ, ठीक है। और दूसरा डिफरेंस क्या है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम में क्या होता है, व्हेन ए सब्सटेंस इज इन एन एक्साइटेड स्टेट इट इज़ फॉर्म, कि जब एक्साइटेड स्टेट में सब्सटेंस होगा तो तब एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम देगा। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम क्या होगा, इट इज़ फॉर्म व्हेन द सब्सटेंस इज इन एन अनएक्साइटेड स्टेट या ग्राउंड स्टेट, जब ग्राउंड स्टेट में अनएक्साइटेड स्टेट में होगा तब एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम देगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड जो डिफरेंस है वो ये है कि एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम इज़ प्रोड्यूस व्हेन द सब्सटेंस रीच द गैसियस और वेपर स्टेट, तब आपके पास एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम प्रोड्यूस होते हैं। और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम इज़ प्रोड्यूस बाय गैसेस, लिक्विड एंड सॉलिड, सब में प्रोड्यूस होते हैं, ठीक है। उसमें गैसियस या वेपर स्टेट ज़रूरी है एमिशन के लिए, ठीक है। तो ये इनमें डिफरेंस है, ख्याल रखना है जी। नेक्स्ट है कमेंट ऑन वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑफ लोअर एंड हायर ऑर्बिट, के वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करें लोअर ऑर्बिट में और हायर ऑर्बिट में। तो बेटा ये बात याद रखनी है कि हमारे पास वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट्स आर लेस देन दोज इन लोअर ऑर्बिट, के जो लोअर ऑर्बिट होते हैं हाइड्रोजन एटम के, उनमें वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होती है, ज़्यादा होती है, और जैसे आप दूर जाते हैं वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन कम हो जाती है। कैसे, आपने एक रिलेशन पढ़ा था, आपको याद हो, mvr = nh डिवाइडेड बाय 2π, ये पढ़ा था ना, या आपने ये पढ़ा था वेलोसिटी ऑफ = इसी को रीअरेंज करें तो NH डिवाइडेड बाय 2π और m और r। अब इस रिलेशन को देखें तो ये शोज़ दैट वेलोसिटी इज़ इन्वर्सली प्रोपोर्शन टू रेडियस, वेलोसिटी और रेडियस क्या है, इन्वर्सली प्रोपोर्शन है। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रॉन इन हायर ऑर्बिट हैव लो वेलोसिटी देन दोज इलेक्ट्रॉन विच आर क्लोजर टू द न्यूक्लियस। वी कैन आल्सो से दैट the greater is the attraction of nucleus, the greater is the velocity of electron, क्योंकि न्यूक्लियस के जो पास होगा उसके ऊपर ग्रेटर अट्रैक्शन होगी और उसकी वेलोसिटी भी ज़्यादा होगी। व्हाट आर एक्स रेज, एक्स रेज क्या होती है जी, कि इन ए गैस डिस्चार्ज ट्यूब इलेक्ट्रॉन्स प्रोड्यूस बाय हीटेड टंगस्टन फिलामेंट आर एक्सेलरेटेड बाय हाई वोल्टेज, this gives them sufficient energy. Thus when an electron suddenly stop on collision with anode, energy is released in the form of electromagnetic waves called X-rays, ठीक है। कि हम क्या कहते हैं, आसान उसमें हम ये समझ सकते हैं कि ये आपके पास कोई एटम है बेटा, ठीक है, तो यहाँ पे वो एनर्जी हाई एनर्जी बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन आती है, यहाँ पे कोई इलेक्ट्रॉन है उसको हिट करके यहाँ से निकाल देती है। अब ये बाहर वाला इलेक्ट्रॉन इसकी जगह को फिल करने के लिए जाता है और इस दौरान क्या करती है, कोई रेडिएशन को इमिट करता है। ये जो रेडिएशंस होती हैं ये बेसिकली क्या होती हैं, ये एक्सरे होती हैं जी, ठीक है, कि जब आपके बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन हिट करते हैं और कोई इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करते हैं और उसकी स्पेस को ऑक्यूपाई करने के जब बाहर से इलेक्ट्रॉन जाते हैं वो रेडिएशन इमिट करता है, तो उस वो जो होती है वो एक्सरेज होती है। नेक्स्ट है व्हाट इज़ इम्पोर्टेंस ऑफ मोज़ले लॉ, मोज़ले लॉ की इम्पोर्टेंस क्या है। मोज़ले गिव्स करेक्ट पोजीशन ऑफ पोटाशियम आर्गन एंड पोटाशियम आर्गन, इनकी पोजीशन करेक्ट की, निकल और कोबाल्ट पेयर्स की इन पीरियोडिक टेबल, ठीक है, ये एक इम्पोर्टेंस थी। और इसमें बाय दिस लॉ एटॉमिक नंबर ऑफ रेयर अर्थ एलिमेंट्स हैव बीन डिटरमाइंड, जो रेयर अर्थ कौन से होते हैं, लैंथेनाइट, एक्टिनाइट, इनके एटॉमिक नंबर भी डिटरमाइन हुए। इसी तरह दिस लॉ हैज़ लेड टू द डिस्कवरी ऑफ मैनी न्यू एलिमेंट्स, कि इस लॉ की वजह से बहुत सारे न्यू एलिमेंट्स भी डिस्कवर, जैसे TC टेक्नीशियम, RH और रोडियम और PR61 एटॉमिक नंबर, ठीक है, ये सारे एलिमेंट डिस्कवर हुए थे। स्टेट पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, व्हाट इज़ पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। So Pauli exclusion principle state that no two electrons of an atom can have the same value of the four quantum numbers, या टू इलेक्ट्रॉन इन द सेम ऑर्बिटल शुड हैव अपोजिट स्पिन, इसको हम क्या बोलते हैं, पाली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। नेक्स्ट है व्हाट इज़ N+L रूल। N+L रूल क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन इन सब शेल आर फिल्ड अकॉर्डिंग टू N+L रूल। अकॉर्डिंग टू द N+L रूल
ऑर्बिटल्स आर फिल्ड विद इलेक्ट्रॉन्स अकॉर्डिंग टू द इंक्रीजिंग वैल्यू ऑफ n प्लस एल। ठीक है, इन केस ऑफ n प्लस एल वैल्यू आर इक्वल फॉर 2 और मोर contesting orbitals, the electrons will prefer in the orbital having a lower value of n। इसमें n जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर होता है और l जो है वो एजिमुथल क्वांटम नंबर होता है। तो किसी भी सब शेल के लिए इन दोनों की वैल्यू रखते हैं, जिसकी वैल्यू कम आती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को पहले फिल करते हैं। अगर दोनों में n प्लस एल वैल्यू इक्वल आ जाए तो फिर हम n वैल्यू को देखते हैं, जिसकी n वैल्यू कम है तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर लेते हैं, इसको n प्लस एल वैल्यू बोलते हैं। कमेंट ऑन द साइज ऑफ हीलियम प्लस एंड हाइड्रोजन एटम। हीलियम प्लस और हाइड्रोजन एटम, इनके साइज़ के बारे में आप कमेंट करें, किसका साइज़ बड़ा होगा, किसका साइज़ बड़ा होगा। तो याद रखें कि हीलियम प्लस जो है इज़ मच स्मॉलर देन हाइड्रोजन एटम। ठीक है, आल दो के दोनों में एक एक इलेक्ट्रॉन है कि हीलियम प्लस जो है इसका साइज़ स्मॉल होगा। The only electron of hydrogen is attracted by the nucleus containing one proton। अब न्यूक्लियस में हाइड्रोजन के एक प्रोटॉन होता है, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन उसको अट्रैक्ट करते हैं। बट हीलियम प्लस वाले में आप देखें तो उसके न्यूक्लियस में 2 प्रोटॉन्स होते हैं और 2 प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, अट्रैक्ट कर रहे होते हैं, विच रिजल्ट इन द स्ट्रॉन्गर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेज एंड हेंस द रेडियस डिक्रीजेज टू डिक्रीज द साइज ऑफ हीलियम। ठीक है, हम ये भी कह सकते हैं कि हीलियम प्लस जो है has a greater effective nuclear charge which bring electron closer to the nucleus and makes its size smaller than hydrogen atom। next है what are products of decay of neutron। तो याद रखें न्यूट्रॉन होते हैं 0 और 1, जब ये डिके होते हैं तो आपके पास ये भी बनाता है प्लस ये भी बनाता है प्लस आपके पास ये भी बनाते हैं। ठीक है, ठीक है कि ए फ्री न्यूट्रॉन डिके इनटू ए प्रोटॉन विद द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड न्यूट्रिनो। ये प्रोटॉन हो गए, ये इलेक्ट्रॉन हो गए और ये न्यूट्रिनो। कि जब आपके पास न्यूट्रॉन ब्रेक होते हैं तो एक प्रोटॉन प्रोड्यूस होते हैं बेटा, एक इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और एक क्या होते हैं, न्यूट्रिनो पार्टिकल प्रोड्यूस होता है। नेक्स्ट है एक्सप्लेन प्रॉपर्टीज़ ऑफ न्यूट्रॉन के न्यूट्रॉन की क्या प्रॉपर्टीज़ होती हैं उनको एक्सप्लेन करें। तो पहली प्रॉपर्टी आयोनाइजेशन ऑफ गैसेस की बात करें, न्यूट्रॉन कैन नॉट आयोनाइज गैसेस, ये गैसेस को आयोनाइज नहीं कर सकता। हाई पेनिट्रेटिंग पावर, न्यूट्रॉन्स आर हाईली पेनिट्रेटिंग पार्टिकल्स। तीसरा है एक्सपेलिंग हाई स्पीड प्रोटॉन, दे कैन एक्सपेल हाई स्पीड प्रोटॉन फ्रॉम पैराफिन, वाटर, पेपर एंड सेलुलोज, उनसे ये प्रोटॉन्स को निकाल सकते हैं, एक्सपेल कर सकते हैं। अच्छा, व्हाट इज़ स्पेक्ट्रम, स्पेक्ट्रम क्या होते हैं कि when white light is passed through a prism then visual display or dispersion of its component is called spectrum। या हम ये कह सकते हैं a dispersion of components of particular type of radiations when it is passed through prism is called spectrum। कि जब हम किसी particular radiation को हम क्या करते हैं, प्रिज्म से पास करते हैं तो जो उसकी स्प्लिटिंग होती है लाइट की उसको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम बोलते हैं जी। स्टेट मोज़लेला, व्हाट इज़ मोज़लेला, मोज़लेला क्या होता है जी कि दिस ला स्टेट दैट फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू स्क्वायर और एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट्स। ठीक है, कि ये ला बताता है कि फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्स रे इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द स्क्वायर ऑफ एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट पार्टिकल। अगर इसकी मैथमेटिकल फॉर्म लिखें तो कुछ इस तरह से होता है, इज इक्वल टू ए इंटू जेड माइनस बी, ये होता है। इसमें v जो है ये आपके पास क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एमिटेड एक्सरे है, ठीक है, उसका स्क्वायर रूट ले लिया है, ठीक है, और z जो है एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट एलिमेंट है, a जो है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, और b जो है ये स्क्रीनिंग कांस्टेंट ऑफ मेटल, ये मेटल टू मेटल वेरी करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, बस दीज आर ऑल अबाउट द टुडे सेशन। तो हमने एक कम्प्रिहेंसिव सेशन लिया जिसमें आपके पास एटॉमिक स्ट्रक्चर और इसी तरह उससे सरफेस केमिस्ट्री, इनसे हमने चीज़ें उठाई, कुछ सॉल्यूशन वाले चैप्टर्स से भी उठाई। ठीक है, होप्स हो कि ये आपको पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको कोई कन्फ्यूजन है, कोई प्रॉब्लम है तो ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो ये हमारा आज 7वां या 8वां सेशन हो गया। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट इसी के साथ हमारी फ़िज़िकल ऑलमोस्ट कंप्लीट होगी। देखते हैं कोई चैप्टर वगैरह रहता हुआ उसको कर लेंगे, वरना हमारी फ़िज़िकल कंप्लीट है। विश यू ऑल द बेस्ट, गुड लक।